नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज हमारे खास पॉडकास्ट में मौजूद हैं नवीन चंद, जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, जिन्होंने दिल्ली एनसीआर सहित विभिन्न क्षेत्र में काम किया है और आज हमारे साथ भिवाड़ी स्टूडियो में मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, तो आखिरकार क्या होता है फाइनेंस मैनेजमेंट? हाँ, बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप अपनी लाइफ को देखते हैं ना, तो लाइफ के 3 एस्पेक्ट हैं। पहले बचपन में आप खर्चा करते हैं, फिर आप कमाना शुरू करते हैं, फिर एक रिटायरमेंट का समय आता है, उसके बाद फिर से आप खर्चा करते हैं। ये जो कमाने वाला समय है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जी। इसमें हम सारी जिंदगी की प्लान करते हैं, उसी में एक्चुअल में हम सारी जिंदगी जीते हैं। तो जैसे हम खुद भी मैरिज करते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, तो बच्चों की प्लानिंग करते हैं, उनकी मैरिज की, उनके एजुकेशन की, फिर अपनी खुद की रिटायरमेंट की, या हमें कोई एसेट्स खरीदना हो, जैसे हमें घर खरीदना हो, हमें गाड़ी खरीदनी हो, कोई एस्पिरेशनल गोल, हमें वेकेशन पर जाना हो, तो ये सारी चीज़ें हम इस दौरान करते हैं। जब हम इसको प्लान करते हैं तो उसको फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में हम देखते हैं कि आपका कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो को कैसे मैनेज किया जाए कि आप अपनी ज़िंदगी को बेस्ट तरीके से जिए। मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं जैसे घूमने जाते हैं, तो हम अपनी बेस्ट आइटिनरी ढूंढते हैं, वहाँ बेस्ट होटल ढूंढते हैं और ये ढूंढते हैं बेस्ट खाना जहाँ मिल जाए, बेस्ट घूमने की जगह, प्रॉपर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था देखते हैं। अब देखिए, अगर हम ये बिना व्यवस्था देखे अगर चले गए, विदाउट प्लानिंग चले गए, तो क्या हो सकता है कि बड़ा अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हमें हो सकता है। तो एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस लाने के लिए हम प्रॉपर आइटिनरी बनाते हैं। सेम वे में हम अपनी लाइफ को प्लीजेंट बनाने के लिए इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। जो हमारे पास पैसा आता है उससे इन चीज़ों की व्यवस्था करते हैं ताकि हमारी लाइफ बहुत स्मूथली चलते रहे। आपने बता दिया कि किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें। अब मेरा सवाल यह है कि बचत और निवेश में क्या अंतर है? आपने ये तो बता दिया कि इस तरह से हम प्लानिंग करके ये कर सकते हैं। हाँ जी। ये सवाल का आंसर दीजिए कि बचत और निवेश में क्या अंतर है। नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। लोगों ने बचत और निवेश को एक जैसा ही समझ लेते हैं, पर ये एक जैसी चीजें हैं नहीं। देखो, हम कमाते हैं तो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं पैसे को। जब हम केवल एक उसको होल्ड करके रखते हैं तब तो वो बचत है ना। उसमें नॉमिनल सा इंटरेस्ट भी हमें मिल सकता है। लेकिन क्या होता है कि हमारी जिंदगी में एक इन्फ्लेशन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका इन्फ्लेशन का मतलब है, जो चीज़ हमें 100 रुपए की मिल रही है, हो सकता है अगर 10% का इन्फ्लेशन हो तो अगले साल मुझे 110 में मिलेगी। तो क्या मेरा पैसे का ग्रो भी उतना हो रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है ना, निवेश जिसे बोलते हैं, कि हमारे इन्फ्लेशन को बीट करते हुए क्या मेरा पैसा बढ़ रहा है। जैसे कि अगर कोई भी वस्तु 100 की 110 हो रही, तो क्या मेरा पैसा 115 रुपये हो रहा है, ताकि मैं अगले साल उसको खरीद भी सकूं और मैं वेल्थ भी क्रिएट कर सकूं। तो इन्वेस्टमेंट एक वेल्थ क्रिएशन टूल है, जबकि बचत तो एक कंटिजेंसी फंड के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है। तो बचत और निवेश में बहुत बड़ा अंतर है। आपने ये बहुत जरूर समझना है कि बचत तो शॉर्ट टर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में लाखों की संख्या में श्रमिक हैं और भी मैनेजमेंट में भी लोग हैं जिनका अच्छा सैलरी पैकेज है। तो मेरा सवाल यह है कि महीने में कितनी बचत लोगों को करनी चाहिए ताकि वो उनका फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो ठीक तरीके से रह सके? हाँ, मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। देखो, कोई कितना भी कमाता है। कई लोग मुझे बोलते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग तो शायद बहुत ज्यादा कमाने वाले लोगों के लिए है ना। ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, कोई कितना भी कमाता है, उसके गोल भी उसी हिसाब से होंगे। तो एक बेसिक रूल हम बोलते हैं कि देखो, अगर आप एक्स अमाउंट कमाते हो तो उसका 50% पैसा तो आप अपने घरेलू खर्चों में लगाओ, है ना। उसका 30% पैसा आप जरूर, जो आपके छोटे मोटे गोल है या नियर बाई गोल है या आपके एस्पिरेशनल गोल है, जैसे आपने वेकेशन करना है, ये सब चीज़ें करनी है, इन चीज़ों पर लगाए। लेकिन 20% पैसा आपने एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश जरूर करना है। तो चाहे वो कम कमाते हैं चाहे ज़्यादा कमाते हो, ये तो एक बेसिक रूल है ही है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है तो और बढ़िया है, क्योंकि गोल इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है ना।
आप जैसे जैसे क्या होता है कि शुरुआत में हो सकता है आप 20% ही कमाएं, लेकिन या निवेश करें, लेकिन फ्यूचर में जब आपका कमाते हैं तो आपके जो बेसिक खर्चे हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगे और ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो ज्यादा हो जाएगा। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को 40% तक ले जा सकते हैं ताकि आपका एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाए जिससे आप सारे गोल्स को अपने अचीव कर सकें। सर ये तो होगी एक एम्प्लॉय की बात जो कमाते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कमाते हैं, उनके जो पेरेंट्स पैसे देते हैं, तो वो अपनी किस तरह से बचत कर सकते हैं, क्या ये भी जरूरी है? देखो स्टूडेंट एटलीस्ट सीख सकते हैं इन चीजों को। स्टूडेंट भी खर्चा कर रहा है, स्टूडेंट भी तो खर्चा कर ही रहा है। तो स्टूडेंट आज अगर खर्चा कर रहा है तो उनको ये समझना है कि फ्यूचर में जब वो पेरेंट्स बनेंगे तो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए लगाएंगे। आज अगर वो स्टूडेंट है तो उनके एजुकेशन पर जो खर्च हो रहा है वो उनके पेरेंट्स ने कभी बचाया होगा तभी वो लगा रहे। तो एक फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। तो रादर मैं कहता हूँ अपने स्किल डेवलपमेंट पर, अपने एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करें रादर देन ये बचत। अगर आपके पास स्टूडेंट अगर थोड़ा बहुत उनके पास एक्सेस पैसा है तो मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने स्किल डेवलपमेंट पर लगाएं। कम सैलरी में किस तरह से हम बचत कर सकते हैं जो बेहतर रहे? हाँ, कि मैंने आपको एक चीज़ साफ बता दी कि 2-3 चीज़ें हमारे जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो कि आप मिनिमम 20% तो बचत कीजिए। तो आपका अब आप 20,000 कमाते हैं, आप 2 लाख कमाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप 20% ये ले लीजिए, कम से कम उतना तो बचाइए ताकि आपके गोल जो होंगे वो मीट हो पाए। दूसरी चीज, आप ये बचा रहे हैं पर ये बचत सही दिशा में जाए, सही वो करे, तो उसके लिए आपने एक चीज करनी है कि आपने 2 इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ये जरूर लेना चाहिए। जब कोई कम भी कमाता हो तो अपने हेल्थ इंश्योरेंस, अपने टर्म इंश्योरेंस और अपनी SIP इन्वेस्टमेंट SIP में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक में कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं लेकिन शुरुआत म्यूचुअल फंड से करनी चाहिए। तो इस तरह का जरूर, एक कम कमाने वाला हो उसको भी और एक ज्यादा कमाने वाला भी उसको भी, लेकिन अपने प्रोपोर्शन में उसको करना चाहिए जरूर। ये तो बात हो गई सर किस तरह से मैनेजमेंट। अब मेरा सवाल ये है कि जैसे लोगों की सैलरी बढ़ जाती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे में जो रोजमर्रा के जो काम है उनको, जो फालतू के खर्च हैं उनको हम कैसे कम सकते हैं जरूरत के हिसाब से? हाँ, नहीं, ये सबसे बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। देखो, हर इंसान को, जैसे आपने कहा था कि एक स्टूडेंट है तो उसको अपने जीवन में लायबिलिटी एंड एसेट्स में अंतर समझना है। लायबिलिटी वो होती है जिसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन गिर रही है, एसेट वो होती है जो आपको कमा के देती है फ्यूचर में। तो आपने पैसा कहाँ लगाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक गाड़ी खरीदते हो, एक मोबाइल खरीदते हो और EMI पे करते हो, तो अल्टीमेटली EMI पे खरीदते हो तो अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट है इनकी वैल्यू फ्यूचर में गिर जाएगी। जबकि वहीं आप एक टैक्सी खरीद रहे हो, मैं गाड़ी में ही बोलो, वहीं आप टैक्सी खरीद रहे हो वो आपको कमा के देगा। आप एक लैंड खरीद रहे हो, वो रेंट के रूप में आपको कमा के देगा। आप स्टॉक खरीद रहे हो, वो डिविडेंड आपको बना के देगा। आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो तो एक एसेट बिल्डिंग होता है। मतलब हर इंसान का एक मकसद होना चाहिए, जब भी वो कमाई शुरू करे उसके 15 साल, एटलीस्ट 15 साल में इतना एसेट क्रिएट कर ले कि जितना उसकी कमाई अपने मेन सोर्स से हो रही है, जैसे सैलरी से, बिजनेस से हो रही है, उतनी ही उन एसेट से पैसा आने लग जाए। डिजिटल पेमेंट का जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भाई सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ऐसे ही पेमेंट भी डिजिटल हो गया है। ऐसे में जैसे डिजिटल पेमेंट का जो है ना खर्चा ज्यादा पड़ रहा है, तो इसको अपन कैसे कम कर सकते हैं? नहीं, वो तो देखो, चाहे डिजिटल करे चाहे कैश से करे, आपको नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि जो मोबाइल में पैसे होते हैं तो वो क्या है कि अपन खरीद लेते हैं चाहे कितनी भी महंगी चीज हो, और कैश होते हैं तो अपन को थोड़ा दुख होता है कि यार कैश जा रहा है, जेब से जा रहा है, मोबाइल से पता नहीं चलता। हाँ, तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि आप ना, इसीलिए मैंने पहले आपको रूल बताया था कि 50-30-20 वाला रूल जो बताया था कि सपोज करो आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 20 रुपये तो पहले इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल दो ना, उसके बाद तो सवाल ही नहीं है फिर वो खर्च हो जाए। पहले आपने इन्वेस्टमेंट के लिए निकालना है, ये नहीं कि जो बचेगा उसको इन्वेस्ट करेंगे। ये जो वाला थॉट प्रोसेस है, आप जो ज्यादा खर्चा करने वाला वो तो कैश में भी होगा, फिर भी ज्यादा खर्चा हो जाएगा। डिजिटल से तो हो ही रहा है क्योंकि पता ही नहीं चलता।
लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपका पैसा, कैश इनफ्लो की बात करते हैं, जब भी पैसा आपके पास आ रहा है कम से कम 20% आप निकाल के इन्वेस्ट कर दो। फिर जो बचा ये 20%, 30%, 40% जैसी आपकी सहूलियत हो उतना आप निकाल के पहले इन्वेस्ट कर दो। उसके बाद आप डिजिटल में पढ़ाओ, कैश में पढ़ाओ, जितना खर्चा होना उतना ही खर्चा हो पाएगा। सर जिस तरह से अभी विभिन्न जो हेल्थ एजेंसियां हैं, हाँ जी। तो वो काम कर रही हैं, ऐसे में इमरजेंसी फंड को अपन कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बचा सकते हैं कि इमरजेंसी के लिए कोई बीमारी हो जाए या फिर भी कोई भी मिस हैपन हो जाए? हाँ जी। देखो क्या होता है कि जब भी कमाना शुरू करता है तो हम कहते हैं कि कंटिजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड आपने जरूर बनाना चाहिए। उसका रीजन क्या होता है कि जैसे आपने बताया कोई बीमारी हो जाए, जब इनकम नहीं कमा पाए या किसी वजह से कभी नौकरी छूट जाती है, उस केस में ये इमरजेंसी फंड आपके लिए यूजफुल होगा। तो जब भी आप कंटिजेंसी फंड बनाएं तो आप देखें कि टोटल आपका महीने का खर्चा कितना है, तो उस खर्चे का कम से कम 8 से 10 महीने का फंड आपके पास होना चाहिए। या आप नॉर्मल एफडी में रख सकते हैं, सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, या लिक्विड फंड आते हैं उसमें रख सकते हैं। कहने का मतलब है जो आप इमीडिएटली उसको यूज कर सके, निकाल सके, कंटिजेंसी फंड, ऐसा फंड आपके पास जरूर होना चाहिए। दूसरा, आजकल क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड वगैरह भी होते हैं, इनको भी हम लोग कंटिजेंसी फंड में यूज कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी अगर आपकी लिमिट है और आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको अच्छे क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं और लंबे समय के लिए आप उसको यूज भी कर सकते हैं। तो कंटिजेंसी फंड तो हर किसी को बनाना चाहिए। सर आखिरी सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए डिजिटल जो ऐप चल रहे हैं, कौन से सही हैं और किस तरह से हम उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करके बचत कर सकते हैं? मेरे को लगता है कि भारत में एक समस्या है, अगर कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो लोग जाके केमिस्ट से पूछ के दवा खा लेते हैं, जो एक गलत प्रथा है। उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसी तरह फाइनेंशियल प्लानर अवेलेबल हैं, आप उनके पास जरूर जाइए। अपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, अपने गोल के हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से। पता चले कि कोई आपका नजदीकी कोई गोल है, बच्चे का एजुकेशन है या उसकी शादी है, और आप डाल लो इक्विटी में, जो वॉलेटाइल है, कभी भी कम ज्यादा हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एक फाइनेंशियल प्लानर के पास जाइए, उससे समझिए कि आपके लिए क्या चीज सही है। तो ये इस तरह है कि अगर मुझे बीमारी है या बुखार है तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, उसी तरह अपने फाइनेंशियल प्लानर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। सर ये तो हमने हो गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तमाम बातें कर ली। बातें तो बहुत है, लेकिन इसके लिए इतना अपने पास वो है कि टाइम लोगों के पास भी है कि कम से कम शब्दों में लोगों के अपनी बात पहुंचाई जा सके। लेकिन आखिर में आप हमारे दर्शकों को, जो हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे फाइनेंशियल बचत के लिए? पहली बात, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन थोड़ा सा होना चाहिए। आपको देखो, करते तो आप हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं करते, आप कभी ये खरीद लेते हैं, कभी वो खरीद लेते हैं, लेकिन अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कि कौन कौन से लक्ष्य आपके हैं। आपके एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन है, मैरिज है, आपकी रिटायरमेंट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर अपने समय अवधि को देखते हुए, कितना समय आपके पास, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट को फोकस करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप जरूर अपने फाइनेंशियल प्लानर से मिलें और उनसे कंसल्ट करके आपके लिए जो बेस्ट है वो जरूर लीजिए आप। थैंक यू। तो आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। आज हमने तमाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बातें की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई फिर भी आप सर से संपर्क कर सकते हैं। इनसे बात करके अपने फाइनेंशियल संबंधित कोई भी समस्या के बारे में इनसे बात कर सकते हैं, किस तरह से अपने फाइनेंशियल को मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि अपने बेहतर कल के लिए उसको हम यूज कर सकें। तब अब आज सिर्फ इतना ही। नमस्कार।